तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ 10th क्लास के 80 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो एक भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो में बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला का मतलब कि जिसमें से ज्वाला नहीं निकलता है। दिया है ऑप्शंस मोमबत्ती, मेथेन गैस, कोयला, किरोसिन। तो हम जानते हैं कि कोयला जो होता है वो बिना ज्वाला का जलता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो देखिए जो विद्युत फ्यूज होता है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है, क्योंकि जब ज्यादा वोल्टेज आता है तो वह जो होता है फ्यूज वह पिघल जाता है ऊष्मा अधिक होने के कारण। तो इसलिए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक एमीटर के 0 तथा 2a अंक के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पतांक क्या है, ये क्वेश्चंस में कह रहा है। ऑप्शन है 0.01a, 0.1a, 0.001a और 2a। तो देखिए यहाँ पर एमीटर का अल्पतांक पूछा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2a दिया हुआ है और कितने भागों में बांटा जा रहा है, तो 20 भाग में। तो यहाँ पर देखिए 2/20, 2 एकम 2, 2 दहिया के 20, यानी 1/10 और ये इसको भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.42, 1.32, 2.24, 2.42। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए +1 होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यह पूछा हुआ है। ऑप्शन है वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट, ओम। तो विद्युत शक्ति का एसआई जो मात्रक होता है वह होता है वाट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। ऑप्शन आपके सामने है, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबक क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम होता है उसका जो मध्यमा होता है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो चुंबक होता है उस चुंबक के अंदर, तो हमेशा देखेंगे चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वह दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, लेकिन बाहर में जब रहेगा तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है। ऑप्शन है यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें से सभी। तो वह होगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि वैज्ञानिक आद्य मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित थे। इंग्लैंड से, फ्रांस से, नीदरलैंड से, भारत से। तो वह थे फ्रांस से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पौनों को देश को कहा जाता है, यानी पौनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है परिमाण, दिशा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रकाशिक जो माध्यम होते हैं वह 2 होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, तो एक सघन और एक क्या होता है, विरल। तो यही होता है प्रकाशिक माध्यम, तो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन और ध्रुव अपवर्तन। तो वह होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन है छोटा, बहुत, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आमीटर का जो प्रतिरोध होता है ये बहुत ही छोटा होता है, अर्थात बहुत कम होता है। ऐसे में इसे नगण्य भी माना जाता है, लेकिन बहुत यहाँ पे ऑप्शन में है बहुत छोटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं।
तो जो खिलौना होता है उसमें सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शंस में है बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो हम जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू होता है। अब देखेंगे कि ये रिलेशन कहां पर दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, एफ बराबर आर बाई टू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन है हवा, जल, शीशा, हीरा। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, यानी सामान्य दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। यह स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी इसे कहा जाता है। तो वह देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकना मतलब उसका विचलन बहुत कम होता है, तो वह होता है लाल रंग का। अगर वहीं आपसे पूछता कि सबसे अधिक कौन झुकता है तो कहेंगे वह बैगनी होगा, क्योंकि बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है ये अधिक होता है, इसलिए ये क्या होता है, सबसे अधिक झुकता है। और यहाँ पे लाल का क्या होता है, कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है तो वो कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा कि उस दोष का निवारण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इनमें से सभी। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। जो नाइक्रोम होता है उसमें कौन कौन सा तत्व मिला रहता है। तो निकेल एवं क्रोमियम, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम, 0.16 गुने 10 के पावर 19 कूलम, 1.16 है गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और इसके बाद है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम जो होता है वह इलेक्ट्रॉन पे आवेश रहता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। मोनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर। तो वोल्ट मीटर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन, वोल्ट, जूल, वाट। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है NaHO3 इंटू H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 1/4 H2O, NaCl। तो देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है। तो देखिए क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वह होती है 17। तो इसलिए देखेंगे ऑप्शंस में कहां पे है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। देखिए एथेनॉल को पूछा है क्या कहा जाता है, तो एथेनॉल का कहा जाता है एल्कोहल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है। तो देखिए कली चूना पूछा हुआ है। कली चूना का एक दूसरा नाम है जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कली चूना का दूसरा नाम है बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जब आपसे पूछता बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसका हो जाएगा CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो आपसे पूछा क्या है, कली चूना का रासायनिक सूत्र यानी कैल्शियम ऑक्साइड का। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो देखिए जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर जो है वह हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और एनोड पर ऑक्सीजन। कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर जो है वह ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो आपसे पूछा है कैथोड पर कौन सा गैस, अर्थात हाइड्रोजन। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल जो करता है उसे हम अम्ल कहते हैं और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में नीले लिटमस पत्र को लाल करने वाला क्या कहलाता है, तो अम्ल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शंस में दिया हुआ है 7, 8, 9, 10.5। तो देखिए 10.5 को हम कहते हैं यही जो है मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, यानी कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सेलेनियम। तो देखिए आयोडीन जो होता है वह एक अधातु है और यह चमकने वाला अधातु है, इसलिए आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन दिया है एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो देखिए अत्यधिक अभिक्रियाशील जो धातु होता है वह होता है सोडियम, यानी Na। अब देखेंगे ऑप्शंस कहाँ पे हैं। तो देखिए ऑप्शंस बी में दिया हुआ है सोडियम, यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है 8। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,6। तो देखिए तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। अब देखेंगे ऑप्शंस में कहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6। तो ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन जो होता है इसका प्रक्रियात्मक जो समूह होता है वह होता है कीटोन। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किससे आबंध बनते हैं, मतलब कि कितने आबंध बनते हैं। एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाइट्रोजन में हमेशा त्रिआबंध बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु का है तो एक N यहाँ पे हो गया, एक N यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,5। इसके बाह्यतम इसका पूछा जाएगा कि संयोजकता कितना होता है, तो 3 होगा। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5। इधर इस नाइट्रोजन के लिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए देखिए ये 3 है और यहाँ से 3 लेगा तब न जाकर के 8 होगा। तो देखिए 1, 2, 3। इसी प्रकार से इस नाइट्रोजन के लिए अगर देखा जाए, इस नाइट्रोजन के लिए तो यहाँ पर देखिए 2 और 3, 5 है, इधर से 3 तब न जाकर के 8 होगा। तो यहाँ पर देखिए यही जो है त्रिआबंध यहाँ पे बना रहा है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, त्रिआबंध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए एल्केन का सामान्य जो सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता एल्कीन का तो उसका हो जाएगा CnH2n। अगर आपसे पूछ देता एल्काइन का तो उसका हो जाएगा CnH2n-2। तो इस प्रकार से आपसे पूछा क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आवर्त मतलब कि ये जो क्षैतिज लाइन होती है इसे हम आवर्त कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ ये लाइन आती है इसे हम क्या कहते हैं, उदग्र या स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, यानी ये क्षैतिज लाइन की संख्या।
तो टोटल होती है 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है, परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समूह में जब भी ऊपर से नीचे आया जाता है तो परमाणु साइज बढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है। देखिए तरल का मतलब होता है लिक्विड यानी द्रवित अवस्था में कौन सा अधातु है, यहाँ पे ऑप्शंस में जो दिया है इनमें से हमको बतलाना है। तो देखिए कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनमें से कोई नहीं है। तो ब्रोमीन जो होता है यह एक तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर पीबी जो है यानी लेड सॉलिड है, कॉपर क्लोराइड जो है ये एक्वस है। तो यहाँ पे लेड क्लोराइड एक्वस में है, यहाँ पे कॉपर जो है सॉलिड में है। तो पूछा है आपसे कि कार्बन की परमाणु संख्या बतलाइए कि कितना होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपसे पूछ दिया है कार्बन की परमाणु संख्या। तो देखिए आपसे जानते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो इस ऑप्शन में देखिए कहां पर दिया है, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था यह पूछ रहा है कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दिया है विस्थापन अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया की, द्विविस्थापन अभिक्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया के लिए होता क्या है परिभाषा, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था इसी क्वेश्चन को यहाँ पे जो है पूछा हुआ है कि वो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए हाइड्रोजन गैस बनता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अपक्रियाशील है। कॉपर, यहाँ पे मरकरी दिया है, यहाँ पे जो है सिल्वर दिया है, यहाँ पे अर्जेंटम यानी सोना दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए कि कॉपर, पारा, चांदी और सोना में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो हम कहेंगे कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अधातु है, ये पूछा है। यहाँ पर दिया है फेरस, कार्बन, एल्युमिनियम, अर्जेंटम। तो यहाँ पे कार्बन जो है यह क्या है, अधातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या है। पूछा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिलिका क्या है। तो देखिए सिलिका जो होता है सिलिकॉन से बना हुआ है। सिलिका एक क्या होता है, उपधातु। क्योंकि सिलिका में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया है यह इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं, यानी एक नाइट्रोजन जो है 3 दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करता है, इसलिए इसमें कितना होगा, 3 जो होगा सहसंयोजक आबंध होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए ये कैसे होता है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और ये 1 और ये 1। तो एक नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉन, फिर इस नाइट्रोजन पर भी 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 5 है तो 3 इससे लेगा, तब न जाकर के 5 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 1 2 3, तो इसलिए 3 सहसंयोजक बंध बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सी दे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम क्या कहते हैं, संगमरमर का सूत्र कहते हैं, तो ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो देखिए इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है
वह होता है लाइपेज। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तांबा यौगिक, लोहे के यौगिक, लवण के यौगिक, इनमें से सभी। तो लाल रक्त कणिका को लाल जो बनाने का काम करता है वह करता है लोहा के यौगिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो एथिलीन जो होता है यह फल पकाने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है? जनन, डायफ्राम, निषेचन, भ्रूण। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जो है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है उसे हम कहते हैं जनन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य प्रकुंचन का रक्त दाब क्या होता है? यानी सिस्टोलिक प्रेशर हमसे पूछा हुआ है। तो सामान्य प्रकुंचन का जो रक्त दाब होता है वह 120 mmHg होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कहाँ पर यह जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 120 mm दिया हुआ है, एचजी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर लगाते हैं। तो 120 हो जाएगा mm, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? यानी पादप के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है उसके द्वारा जो बना भोजन होता है वो पौधों में किसके द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर भेजी जाती है? तो हम कहेंगे वह होता है फ्लोएम के द्वारा। चलिए यहाँ से एक ट्रिक भी जान सकते हैं, जो पौधे में भोजन और जल का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम किया जाता है वह किसके माध्यम से? तो उत्तक के माध्यम से किया जाता है। और उत्तक उसमें दो होता है, एक जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो देखिए अगर पूछा जाए आपसे कि पादपों में जल को एक जगह से दूसरी जगह किस उत्तक के द्वारा ले जाया जाता है? तो देखिए ज से जल, ज से क्या होता है? जल, और ज से ही क्या होता है? जाइलम। यानी पौधों में जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है जाइलम उत्तक। लेकिन आपसे पूछा जाएगा भोजन, तो भोजन मतलब कि फल, फल क्या होता है? एक प्रकार की भोजन होती है। तो इस प्रकार से फ से होता है फल, फल मतलब कि भोजन, और फ से क्या होता है? फ्लोएम। तो इस प्रकार से भोजन ले जाने का जो काम करता है वह फ्लोएम उत्तक करता है। तो आपसे यही तो पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बना भोजन होता है वह पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि उन पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करते हैं। गेहूं, गुलाब, धान, इनमें से सभी। तो देखिए कायिक प्रवर्धन के द्वारा गुलाब को जो है रोपा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काला ज्वर बीमारी किस रोगजनक के कारण होती है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो लेशमानिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? गुलाब पुष्प, लौकी पुष्प, पपीता पुष्प, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुलाब जो होता है यह होता है द्विलिंगी पुष्प, अगर वहीं पपीता होता तो ये एक लिंगी होता। तो इसलिए द्विलिंगी पुष्प में गुलाब पुष्प आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। देखिए घ्राण का मतलब होता है सूंघना, और आप बताइए कि मानव जो है सूंघने का काम किस अंग से करता है? तो नाक से करता है। अब देखेंगे कि कहां पर ये ऑप्शन है, आंख, नाक। देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया नाक, तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहना है कि हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, पौंस से, अनुमस्तिष्क से। तो देखिए ऐच्छिक का मतलब होता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार जो भी क्रियाएं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया। और जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रियाओं का जितना भी नियंत्रण करना होता है वह होता है प्रमस्तिष्क के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, ऑटू ग्रंथि से, अद्विक ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, जगदीश चंद्र बोस ने, इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई एवं एक्स एक्स दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह होता है एक्स एक्स, और वहीं पूछा जाता है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो एक्स और वाई। यहाँ पर ये अलग होता है और ये सेम सेम होता है स्त्रियों में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? अब देखिए जैव निम्नकरणीय, पहले समझेंगे कि जैव निम्नकरणीय क्या होता है। तो जैव निम्नकरणीय का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित किया जा सके, यानी उसे सड़ाया गलाया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैव निम्नकरणीय। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लास्टिक ये जैव निम्नकरणीय नहीं है, थर्मोकोल ये भी नहीं है, पॉलिथीन ये भी नहीं है, तो टिश्यू पेपर, यह जो टिश्यू पेपर है ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसे अपघटित किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा जैव निम्नकरणीय कचरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निषेचन क्रिया के पश्चात इग्नस से क्या बनता है? ऑप्शन है बीज, भ्रूण, खून का थक्का, इनमें से सभी, तो भ्रूण होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, अपेंडिक्स, इनमें से सभी। तो देखिए ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब के सब अवशेषी अंग है। कर्ण पल्लव मतलब कि कान, और पुच्छ कशेरुकाएं मतलब कि हमारे मेरुदंड का जो अंतिम हिस्सा होता है उसे कहते हैं अपेंडिक्स, यह एक अवशेषी अंग है, तो इसलिए इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी में निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का। तो देखिए आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वे द्वितीय पोषी स्तर का होता है। कैसे? तो देखिए सबसे पहले ये प्रथम पोषी स्तर हो जाएगा घास, घास को कौन खाएगा, तो हिरण खाएगा, और उसके बाद से हिरण को कौन खाएगा, तो शेर खाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया और ये तृतीय हो गया। तो इसलिए आहार श्रृंखला में शाकाहारी में जो निर्माण होता है वह किस पोषी स्तर का होता है, तो द्वितीय पोषी स्तर का, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलोक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो होता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्गी अंग क्या है? उत्सर्गी मतलब कि उत्सर्जन करने वाला कौन सा ऐसा अंग है? तो देखिए रक्त, श्वेत ग्रंथि, ब्रिक और अग्नाशय। तो मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्गी अंग होता है वह होता है ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, घोड़े में, कॉकरोच में, स्त्री में। तो खुला परिसंचरण जो तंत्र होता है वह कॉकरोच में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है ये सब के सब जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी, ये सभी के सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर छत्ता है एक मृत जीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी, एक शैवाल। तो यह एक मृत जीवी होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वहां पे कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, ऑप्शन है सीएफसी, डीडीटी, एनएडीपी, एटीपी। तो वह होता है डीडीटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखेंगे, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो लेकर के।